ये क्वेश्चन है 26वां। इसमें कहा गया 1.9 में, ये 1.9 चित्र में अंतर्गत ये 5 चित्र हैं। दर्शाए गए वक्रों से संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करते हैं। यानी कि इन चित्रों को देख के बताना कौन कौन से चित्र स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करते हैं। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पता होनी चाहिए, उनके गुण पता होने चाहिए। तो ये आप पिछली वीडियो में जाके पीछे पढ़ चुके हैं, उनको आप पहले देखेंगे, तब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले चित्र में देखते हैं, तो पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये एक चालक है, इसके पृष्ठ की कैसी होंगी, वो लंबवत होंगी। लेकिन यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं ये दिखाएंगी, ये लंबवत नहीं है। इसलिए ये चित्र जो है, ए नंबर का जो चित्र है, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, कैसे लिखेंगे, किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं, जबकि चित्र ए में जो चालक है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत नहीं है, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करेगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बी वाले में कैसे लिखेंगे, बी में क्या होता है, देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जो इसका गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन से ऋण की ओर चलती हैं, यानी धन से प्रारंभ होकर ऋण पर समाप्त होती हैं। तो यहाँ पर देखो धन से प्रारंभ हो रही है, ऋण पर समाप्त हो रही है, सही है। लेकिन आगे देखते हैं तो ऋण से अब निकल के धन की ओर चल रही हैं, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करेगा। तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरे पे आ जाते हैं, सी नंबर। सी पे लिखेंगे, दो समान प्रकार के आवेशों से, समान प्रकार के, या धन हो या ऋण हो, समान प्रकार के आवेशों से विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। धन से हैं तो ये देखो बाहर की ओर निकल रही हैं, अगर ऋण होता है तो अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती तो बाहर की ओर निकल रही हैं। तो दो धन आवेशों से बाहर की ओर निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रतिकर्षित कर रही हैं, देखो प्रतिकर्षित करती हैं, तो चित्र में भी प्रदर्शित कर रही हैं इसी तरीके से। तो अतः ये सी नंबर का जो चित्र है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो खींची गई हैं, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और डी नंबर वाले में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यहाँ देखो काट रही हैं, इसलिए इस चित्र में ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करेंगी। अब ई नंबर में देखते हैं। ई नंबर में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती, मतलब ये एक खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में पढ़ चुके हैं, यहाँ देखो बंद वक्र बना रही हैं, बंद वक्र बनाए, तो इसलिए ये भी जो चित्र ई है, ये भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, पॉइंट ए के बी और सी के बारे में। तो पूरे पांचों चित्र में केवल सी चित्र एक ऐसा है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 27, एनसीईआरटी में 1.27 लिखा है, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। परिमाण जो है नियत नहीं है, इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर की दर से वृद्धि होती है। किसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया 10⁻⁷ कूलाम इंटू मीटर के बराबर कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करेगा। तो देखो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो जेड अक्ष के अनुदिश बताया गया। तो हम मान लेते हैं, जैसे ये अक्ष होती हैं, ये अक्ष, ये एक्स और ये वाई और ये हमारी अक्ष होती है जेड। इस जेड अक्ष के पर, और ये इस जेड अक्ष की कैसी होगी, ऋणात्मक दिशा जेड डैश। इस पर कोई आवेश है और इस बिंदु पर कोई आवेश है, ये आवेश है। तो इनके बीच, यानी जेड अक्ष की दिशा में इनके बीच जो है प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि हो रही। क्या वृद्धि हो रही है, किस तरीके से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। अब इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो डी ई बटे में इसकी दूरी क्या होगी, जेड अक्ष के अनुदिश देखेंगे तो डी जेड लिख सकते हैं हम दूरी को। ये सूक्ष्म दूरी होती है तो डी जेड लिख सकते हैं, बराबर कितना परिवर्तन हो रहा है, 10⁵
न्यूटन प्रति कूलम, ये हमें दिया है। जब हम हल करेंगे तो हमें ये दिया है। ठीक, इसके बाद में क्या दिया गया, जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया, वो भी कैसे, ऋणात्मक जेड दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक जेड दिशा में दिया गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P बराबर, अब एक्स अक्ष के अंदर चल रहा है तो पी जेड लिख सकते हैं, माइनस के 10 की पावर माइनस 10 कूलाम इंटू मीटर, ये दिया गया। अब पूछा क्या गया है, कितना बल, इनके बीच कितना बल तथा बल आघूर्ण लगेगा, यानी इनके बीच अगर हम बल देंगे तो जितनी इसकी तीव्रता में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, जितनी तीव्रता में परिवर्तन होगा, जितनी तीव्रता बढ़ेगी उतनी ज़्यादा बल लगेगा। तो बल का हम कैसे निकाल सकते हैं, लगने वाला बल F बराबर, ठीक, बराबर द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसका, कुल द्विध्रुव PZ और इंटू में DE बटे में DZ। ये किससे फॉर्मूला हमने लिखा है, ये फॉर्मूला पढ़ाया हमने, टॉ बराबर नहीं होता है PE, तो ये क्या होता है, बल आघूर्ण होता है, बल होता बल ही है लेकिन आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच बल जो निकाल रहे हैं तो किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और किसके कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण ही निकलेगा। तो इसलिए F बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसमें मान रखेंगे, जब इसमें मान रखोगे तो F बराबर PZ का मान क्या है, माइनस के 10 की पावर माइनस 7 गुणे इसका मान है 10 की पावर 5। इसको हल करोगे तो F बराबर आ जाएगा, यहाँ 10 की पावर माइनस 7 से 5 कम हो जाए तो माइनस के 10 की पावर 2, वो भी न्यूटन। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर माइनस के 0.01, यानी माइनस 2 पावर 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 लिख के दशमलव लगा लिया, न्यूटन इतने बल का अनुभव करेगा। अब दूसरा क्या पूछा गया, एक पूछा है बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है, टॉ बराबर पूछा गया है। तो टॉ बराबर सूत्र होता है PE साइन थीटा। अब P साइन थीटा होता है, इनके बीच कोण क्या होगा, इसमें कोण अगर देखा जाए यहाँ इतने पे, इस पूरी रेखा पे, इस पे, तो ये 180 अंश होगा। तो हम थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 अंश रखेंगे तो टॉ बराबर हो जाएगा PE साइन 180 अंश, और साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0। तो ये 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि इनके बीच बल आघूर्ण के कितना होगा, 0 होगा, यानी ये 0 बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। ये क्वेश्चन नंबर है 28 NCERT का 1.28। इसमें कहा गया किसी चालक A जिसमें चित्र 1.10, ये चित्र 1.10 है, ये इसका A चित्र है और ये B है, में दर्शाए अनुसार को कोटर ऑब्लिक गोहा है को Q आवेश दिया गया है। इसको देखो, Q आवेश A को दिया गया है, यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए, यानी जो इसको आवेश दिया जाए वो इसके बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस चालक के भीतर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये एक गॉसियन पृष्ठ की हमने कल्पना करते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, या इस गॉसियन पृष्ठ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, जिससे इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी 0 होता है। तो आवेश निकाल लेते हैं, फिर गॉस की प्रमेय से आवेश निकालेंगे तो आवेश का मान भी 0 निकलता है। इसके भीतर आवेश जब 0 निकल आता है तो इसके बाह्य पृष्ठ पर यानी दिया हुआ आवेश क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। इसको देखो लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। माना चालक ए के भीतर एक गॉसियन
तो ये देखो लिख लिया, माना चालक ए के भीतर एक गॉसियन पृष्ठ ए की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका विद्युत क्षेत्र शून्य है तथा इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स भी शून्य है। आप शून्य है तो देखो क्या करते, गॉस की प्रमेय से लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसी से जब निकालेंगे आगे तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि देखो हमें क्या है, फाई ई का मान क्या है इस पृष्ठ के लिए, ये जो हमने कल्पना की है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से क्यू बराबर फाई का मान 0 गुणे एप्सिलॉन नॉट, यानी मान निकल के इसका आ गया क्यू बराबर 0। यानी कि इस चालक के भीतर आवेश क्या है, शून्य। जब चालक के भीतर आवेश शून्य है तो इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित रहेगा। तो लिखेंगे, यहीं से लिख देते हैं, अतः चालक के भीतर आवेश शून्य है, इसलिए दिया गया आवेश Q इसलिए चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश कैपिटल Q उसके पृष्ठ पर प्रतीत होगा, पृष्ठ पर वितरित रहेगा या होगा, लिख लो वितरित। तो ये अतः चालक के भीतर आवेश शून्य है, इसलिए चालक को दिया गया आवेश Q उसके पृष्ठ पर वितरित। इसके बी पार्ट में, कोई अन्य चालक B जिस पर आवेश Q है, कोई अन्य चालक B है, ये चालक B वाला दूसरा चित्र है, तो B में B जिस पर आवेश Q है, एक B चालक हमने ये मान लिया, B जिस पर आवेश क्या है, Q है, को कोटर ऑब्लिक गुहा में इस प्रकार दशा दिया जाता है। कोटर अथवा गुहा में इस प्रकार इसमें दशा दिया है, ये देखो ये कोटर है, ये गोल सा बना है, कोटर दशा दिया जाता है कि चालक B, कि ये जो चालक B है A से विद्युत रोधी रहे, इससे ये पूरा A है और ये चालक B इससे कैसा रहे, विद्युत रोधी। यह दर्शाइए कि चालक A के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल Q प्लस स्मॉल q है। मतलब कि ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है इसमें। तो देखो क्या गया, सबसे पहले हमने क्या किया, चालक A पर कुल आवेश देखा। इस चालक A पर कुल आवेश क्या था, Q माना था पहले। चालक B पर कुल आवेश क्या था, स्मॉल q ये माना है, ठीक है। माना चालक A में बनी कोटर, ये जो कोटर बना है, ये कोटर के पृष्ठ पर आवेश हमने मान लिया Q1 आवेश है, ये देखो ये Q1 आवेश है। तथा चालक A के बाह्य पृष्ठ पर आवेश, चालक A के बाह्य पृष्ठ पर आवेश कुल आवेश हमने मान लिया। अब चालक A के जब ये रखा जाएगा Q आवेश, तो चालक A के बाह्य पृष्ठ पर आवेश बदलेगा, तो हमने उसको मान लिया कैपिटल Q1 आवेश है। अब चालक A पर कुल आवेश अगर निकाला जाए तो चालक A पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश Q है, पहले मान रखा, Q किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा जो इसके पृष्ठ पर जो कुल आवेश हमने माना है Q1, और ये कोटर के आवेश Q1 के योग के बराबर होगा। ये कैपिटल Q1 प्लस स्मॉल q1 योग के बराबर हो जाएगा, ये कैपिटल Q बराबर, यानी कुल आवेश जो निकालेंगे इसका Q का मान कुल आवेश, तो क्या हो जाएगा, चालक में जो कोटर पर आवेश होगा वो, और जो पहले से था इस पे आवेश, वो दोनों जोड़ के उसके बराबर हो जाएगा। तो इसे हम डाल देते हैं समीकरण 1।
अब लिखते हैं पुनः एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो पूर्णतः चालक ए के भीतर है और उसके बाह्य पृष्ठ के अत्यंत समीप है। बाह्य पृष्ठ यानी ये जैसे ये बाह्य पृष्ठ है उसी के निकट है, समीप है। गॉसियन पृष्ठ के भीतर, देखो ए पार्ट में पढ़ चुके, ए में भी पढ़ा था, गॉसियन पृष्ठ के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होता है, जिसके कारण इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल आवेश भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब कुल आवेश शून्य है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसके भीतर देखते हैं इस गॉसियन पृष्ठ के लिए। इस गॉसियन पृष्ठ के लिए आवेश क्या है? इसका Q है, ठीक, और इसका कोटर का आवेश क्या है? Q1। तो कुल आवेश क्या होगा? Q1 प्लस Q बराबर नेट आवेश क्या है इसका, या कुल आवेश शून्य है तो बराबर इनके जोड़ के बराबर शून्य लिख देंगे। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो Q1 बराबर माइनस Q निकला। इसे हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में रखने पर इस समीकरण में रखते हैं। जैसे ही रखोगे माइनस Q को उठा के किसकी जगह? Q1 की जगह, ये देखो ये रख दिया Q1 की जगह, तो Q बराबर Q1 माइनस Q आ गया। अब पक्षांतर करेंगे, इस तरफ लाएंगे तो Q1 बराबर हो जाए Q प्लस Q, यानी Q1 हमने क्या माना था? चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश माना था, ये कुल आवेश ये माना था। ये कुल आवेश क्या आ गया? कुल आवेश कितना आ गया? कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और यही हमें इस पृष्ठ पर सिद्ध करके दिखाना था कि स्मॉल q प्लस कैपिटल Q होगा। तो ये सिद्ध हो गया। अतः चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश क्या हो गया? Q1 बराबर कैपिटल Q1 बराबर कैपिटल Q प्लस स्मॉल q होगा। ये सी पार्ट है। सी पार्ट में पूछा किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से परिलक्षित किया जाना है, संभावित उपाय लिखिए। तो देखो ये लिखा है किसी सुग्राही उपकरण को बताना है। तो किसी खोखले बंद चालक के भीतर, कोई खोखला बंद चालक लेते हैं जिसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स तथा आवेश क्या होता है? शून्य होता है। शून्य होता है तो उसके भीतर हमें क्या करना चाहिए? प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र को परिलक्षित किया जाना चाहिए। ये इसका उपाय है। यही लिखा है किसी खोखले बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अतः किसी प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों को परिलक्षित करने के लिए खोखले बंद चालक के भीतर रखना चाहिए। भीतर रखना चाहिए जिससे कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा? उसके भीतर शून्य है विद्युत क्षेत्र, तो जो प्रबल विद्युत क्षेत्र आप जो रखोगे वो उतने ही विद्युत क्षेत्र रहेगा, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही इसका उपाय है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 1.29, किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर, ये हमने एक खोखला आवेशित चालक बनाया है, कोई छिद्र बनाया गया है, ठीक, बनाया यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू में लिखा है एन कैप, जहाँ एन कैप क्या? अभिलंबन दिशा में बहिर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करके ये दिखानी है। तो देखो सबसे पहले चित्र से थोड़ा लिख लेते हैं। लिखेंगे माना एक खोखला आवेशित चालक है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है या फैल जाता है, ठीक, फैल जाता है। अब इस पृष्ठ के बाहर, इस पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA के निकट कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की संगत तीव्रताएं E1 और E2 है। अब इसके बाद इसके भीतर कोई बिंदु Q है जहाँ इसके विद्युत क्षेत्र की संगत तीव्रताएं E1 और E2 है। इस आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तब क्या करते हैं? देखो हम बिंदु P पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और Q पर निकालेंगे। तो लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो निकालेंगे तो क्या E बराबर
ए बराबर E1, बिंदु P पे निकाले, एक ही दिशा में है तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे ये इस तरीके से। अब इसी को मान इनके अगर हम लिखते हैं तो E वेक्टर बराबर, इसका मान क्या होता है, इसका सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान ये होता है 2 एप्सिलॉन बटे में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन। और ये सदिश रूप, तो सदिश रूप दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, एन कैप लगा देते हैं, प्लस E2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम अभी डाल लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 डाल लिया। अब हम देखते हैं बिंदु Q पर, बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर देखेंगे तो यहाँ होगा E बराबर E1 वेक्टर माइनस के E2 वेक्टर। ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या है, विपरीत है, विपरीत है। ये कैसे, ये इस तरीके से दिखाई गई, जैसे ये एक पृष्ठ है, अब इस पर धन आवेश वितरित है, इस तरफ भी धन आवेश है, ये धन आवेश, तो इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो गई, इस तरफ, और इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, तो दोनों क्या हो गई, विपरीत हो गई, दोनों की दिशाएं क्या हो गई, विपरीत हो गई। इसी में छोटा सा अगर भाग लेके देखते हैं, भाग के लिए देखते हैं तो दोनों पर आवेश क्या होगा, प्लस होगा, दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरफ होगी तो वो बिंदु P पर होगी। तो Q पे देखो ये इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर मान जब रखोगे E वेक्टर बराबर, तो ये तो यही होगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप माइनस के सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी E बराबर क्या आ गया जी, या हम इसको लिख सकते हैं E बराबर, वेक्टर निशान हटाएंगे, परिमाण में 0, 0 आ गया, तो यहाँ 0 आ गया। अब इन्होंने कहा है कि चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया जाए, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई छिद्र कर दिया गया, यहाँ पर कोई छिद्र बनाया गया, तो यही लिख लेते हैं। तो देखो ये लिखा, चालक के पृष्ठ पर बिंदु P के निकट छिद्र करने पर, यदि इस बिंदु P के निकट छिद्र करते हैं तो विद्युत क्षेत्र E2 शेष रहेगा और E1 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ छिद्र कर देंगे तो केवल छिद्र करने पर केवल विद्युत क्षेत्र E1 क्या हो जाएगा, छिद्र के कारण विद्युत क्षेत्र E1 जो है ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये धन आवेश के कारण जिसकी लगेगा, धन आवेश के कारण जिसकी दिशा बनेगी, तो ये छिद्र करने पर ये खत्म हो जाएगी और केवल एक तरफ का पृष्ठ केवल बचेगा, एक पृष्ठ के लिए, एक पृष्ठ के लिए, तो एक पृष्ठ के लिए जैसे ये कर दिया गया और इस तरफ का ये समाप्त कर दिया गया पृष्ठ, ये छिद्र कर दिया गया, इधर छिद्र कर दिया गया, यानी इसके इस धन आवेश के कारण, जो इधर धन आवेश था, इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा थी वो समाप्त हो गई, यानी E1 समाप्त हो गई। अब इसके पृष्ठ पर इतना छिद्र कर दिया, इस पृष्ठ पर बची, यहाँ से छिद्र करके ले आए, इस पृष्ठ पर बची, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर जो धन आवेश होगा इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। ये इस तरीके से, जैसे ये पृष्ठ, ये इसके इस पृष्ठ के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समाप्त हो गई, यहाँ छिद्र कर दिया गया, अब बचा कौन सा, ये पृष्ठ, और ये जब छिद्र कर देंगे तो ये पृष्ठ कहाँ आ जाएगा, इसी तरफ आ जाएगा, ये इतना हट जाएगा इस तरफ, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये होगी। और Q बिंदु पे तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो रही है, तो E2 का मान तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके आधार पर, तो समीकरण 1 से देखोगे, इस समीकरण 1 से, तो E बराबर यहाँ E1 का मान क्या हो रहा है, ये E1 का जो मान रखा है ये शून्य हो रहा है, ठीक, E1 का मान शून्य हो रहा है, यानी कि इसको हम 0 करेंगे E1 की जगह, और प्लस क्या है, सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, तो ये
E1 का मान शून्य हो गया, ये वाला मान इतना क्या हो गया, ये शून्य हो गया और ये बचा केवल। जब ये यहाँ पर तो E वेक्टर बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट और बाहर n कैफ E। ये इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 30वां। इसमें गॉस के नियम का उपयोग किए बिना एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के लंबे पतले तार के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र ज्ञात करना है, हमें निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पतला तार लेते हैं जिसे धन आवेश दिया गया है, ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से जो वितरित है। इस तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार के निकट कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार पर बिंदु P से PO एक अभिलंब खींचते हैं जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल r है। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक अल्पांश भाग AB है जिसकी सूक्ष्म लंबाई dx है। अब इस सूक्ष्म लंबाई या AB के कारण या सूक्ष्म भाग AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये धन आवेश है तो बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE। तो इसका हम सूत्र लिखते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कौन सा होगा, इस भाग का आवेश भी सूक्ष्म होगा। DQ बटे में ये इनके बीच की दूरी क्या होगी AP, तो AP स्क्वायर मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसको हमने डाल दिया समीकरण 1 डाल दिया। इसके बाद में देखो इसके घटक बनाते हैं। इसके घटक बिंदु P पे देखते हैं तो हमने ये कोण मान लिया OP और ये AP के बीच कोण क्या है, थीटा कोण माना। थीटा माना है, बिल्कुल इसी के एक दूसरी रेखा ये हम खींचते हैं, ये यहाँ अल्पांश भाग लेते हैं। इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी DE होगी, क्योंकि यहाँ पर भी धन आवेश होगा। तो ये थीटा कोण, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा कोण हो जाएगा। एकांतर कोण प्रमेय से ये थीटा तो ये भी थीटा कोण और ये थीटा तो इस तरफ भी थीटा कोण बन जाएगा। अब घटक बनाते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र DE है, इसका घटक क्या बनेगा, कोण की दिशा में घटक देखते हैं तो ये हो जाएगा DE cos थीटा और कोण के विपरीत दिशा में घटक बनेगा DE sin थीटा। ठीक इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो कोण की दिशा में ये कोण बना है, किस पे बना है, इस पे बना है, तो क्या हो जाएगा DE cos थीटा और इसके ये विपरीत दिशा में DE sin थीटा, ये घटक बने। ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, तो ये घटक बनेंगे। अब OP की दिशा में घटक कौन सा है, O से P की दिशा में, तो OP की दिशा में घटक क्षैतिज घटक है हमारा DE cos थीटा। ये लंबवत घटक है तो OP की दिशा में हम घटक लेंगे DE cos थीटा। अब बिंदु P पर अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो लिखी थी इस अल्पांश भाग AB के कारण लिखी थी, अब पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब इस तार की लंबाई हमें पता नहीं है तो ऊपर की ओर चलेंगे तो धनात्मक दूरी चलेंगे, नीचे की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक, और कहाँ तक जाएंगे अनंत तक जाएंगे ऊपर तो अनंत दूरी हो जाए, नीचे भी अनंत तक जाएंगे तो ये ऋणात्मक दूरी होगी। इसलिए समाकलन का निशान लगा के माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक इसको समाकलित कर दिया और इसका क्षैतिज घटक ले लिया DE cos थीटा। इसे डाल देते हैं समीकरण 2, ये समीकरण 2 है। अब क्या करते हैं DE का मान समीकरण 1 से उठा के इसमें रखते हैं। जब रखेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, E बराबर, यही लिख दे, समीकरण 2 नहीं डालते हैं इसी लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से E का मान रखने पर, सॉरी DE का मान रखने पर, DE का मान रखने पर रख देते हैं। यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर क्या मिलेगा, E बराबर समाकलन माइनस के अनंत से ये प्लस के अनंत तक, और D का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में DQ बटे में AP स्क्वायर इंटू में cos थीटा। ये हो जाए, हमने ये रख दिया। अब देखो इसके बाद में रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र होता है। रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है,
रैखिक आवेश घनत्व होता है, सूत्र ये पढ़ा है, लैम्डा बराबर, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे में एल, ये पढ़ा है। अब हमें इस भाग के कारण अगर निकालते हैं तो इस भाग का आवेश क्या होगा, डी क्यू, सूक्ष्म आवेश होगा, और तो इसकी लंबाई भी सूक्ष्म क्या होगी, डी एक्स ली जाएगी, इसके सूक्ष्म भाग की लंबाई। यहाँ से जब मान निकालोगे तो डी क्यू बराबर निकल के आएगा लैम्डा इंटू में डी एक्स। ये हम कहाँ उठा के रखेंगे मान, ये मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। जब रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी, ई बराबर माइनस के अनंत से ये प्लस के अनंत तक समाकलित करते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में इसकी जगह हम लिखते हैं लैम्डा इंटू में डी एक्स बटे में ए पी स्क्वायर और कॉस थीटा। अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान निकालते हैं। कहाँ से निकालेंगे, ये एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज कौन सा, ए पी ओ में, ए पी ओ लेके यहाँ से हम कॉस थीटा का मान निकाल के यहाँ पर रखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी ओ में, ए पी ओ में कॉस थीटा बराबर लाल बटे के कस होता है आधार बटे कण। आधार हमारा क्या है, ये आधार हो जाएगा ओ पी बटे में कर्ण क्या हो जाए, ए पी हो जाएगा। ये इसी को हम लिख सकते हैं आगे कॉस थीटा बराबर, इस तरीके से भी ओ पी का मान हमें आर दिया गया है और ए पी का मान ये निकल गया। इसको हम जब रखेंगे इसमें समीकरण 2 में कॉस थीटा की जगह मान रखेंगे, और साथ ही साथ यहीं से हम क्या करते हैं, ए पी का मान भी निकाल लेते हैं। इसी त्रिभुज से निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है यहाँ पर, ए पी का वर्ग बराबर, ए पी का वर्ग बराबर क्या हो जाए, लंब का वर्ग ओ ए का वर्ग प्लस ओ पी का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो यहाँ देखते हैं तो इसको लिखेंगे तो ए पी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ओ ए का मान क्या है, ओ ए का मान है एक्स, प्लस ओ पी का मान क्या है, ओ पी आर, और ये 2 पावर इसकी उस तरफ जाएंगी तो क्या बनेगी, 1/2। यहाँ वर्ग लगा है इनका तो ये स्क्वायर लगा देते हैं अंदर, तो ये ए पी का मान निकल आया। अब क्या करते हैं, पहले तो ये मान रखते हैं, ए पी का मान कहाँ रखते हैं, इसमें रखेंगे, इस वाले में ए पी का मान रख देते हैं, तो कॉस थीटा का मान भी बन जाएगा। क्या बनेगा, कॉस थीटा के यहाँ से कॉस थीटा बराबर, देखो कॉस थीटा बराबर आर बटे ए पी लिखा है, तो आर बटे ए पी का मान क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये कॉस थीटा का मान बन जाएगा जब ए पी का मान उठा के रखेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों मान बन गए। अब क्या करते हैं, ए पी और कॉस थीटा का मान समीकरण 2 में रखने का, तो लिखते हैं समीकरण 2 में ए पी तथा कॉस थीटा के मान रखने पर, देखो रख देते हैं, मान रखेंगे इसमें, तो ई बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर समाकलन माइनस के अनंत से ये प्लस के अनंत तक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा डी एक्स बटे में क्या चला, ए पी का मान क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये अब देखो ए पी का मान तो ये ए पी स्क्वायर का मान है, ये ए पी स्क्वायर। अगर ए पी स्क्वायर देखें यहाँ से, ए पी स्क्वायर देखा तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, ए पी स्क्वायर का मान केवल हम क्या लिखेंगे, ए पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीधे सीधे ये लिख देंगे। अब कॉस थीटा का मान रखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान रखेंगे तो ये आर बटे में
एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ हमने स्क्वायर बनाने के लिए 1/2 को इधर कर लिया, जिससे कि सीधे सीधे ए पी स्क्वायर की जगह मान रख दें। लेकिन कॉस थीटा का मान जब हम रखेंगे तो कॉस थीटा के मान में तो ए पी के लिखना था केवल, तो 1/2 पावर उधर करके तभी रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया। अब इसको जब हल करोगे तो ई बराबर, यहाँ से हम बाहर किसको किसको निकाल सकते हैं, बाहर निकालें तो बाहर लिख सकते हैं हम इसको। अगर बाहर निकालते हैं तो ये बनेगा, लैम्डा को बाहर कर लेते हैं, आर को बाहर, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ कोष्ठक में क्या बचेगा, समाकलन माइनस के अनंत से ये प्लस के अनंत तक, ये बाहर हो गया, ये बचा है केवल यहाँ बचेगा 1 अपॉन या डी एक्स अपॉन, इसको लिखेंगे इनको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ एक घात और यहाँ 1/2, 1/2 एक को जोड़े हो तो कितने हो जाए 3/2, ये घात हो जाएगी 3/2। अब इसके बाद में ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इस त्रिभुज से टेन थीटा का मान निकालते हैं। टेन थीटा का मान निकालें, टेन थीटा से हम क्या करेंगे, इस एक्स का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखते हैं त्रिभुज ए पी ओ में जब टेन थीटा बराबर लिखोगे, टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, लंब हो गया एक्स बटे में आधार क्या हो जाएगा आर हो गया। इसी से यहाँ से मान निकालते हैं तो x बराबर निकलेगा आर टेन थीटा। अब क्या करते हैं, x बराबर आर टेन थीटा इसी में हम रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे x की जगह आर टेन थीटा। तो आर टेन थीटा रखेंगे, तो जब ये आर टेन थीटा रखेंगे तो x की जगह तो इसकी ये लिमिट भी ये बदलेंगी, चेंज हो जाएगी। तो लिमिट चेंज करने से पहले इसको हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अगर इसका अवकलन करते हैं तो ये अवकलन क्या हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, और ये r ऐसे ही रहेगा, और टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कराएंगे तो ये हो जाएगा डी थीटा। ये कर लिया। अब इसकी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। लिमिट चेंज करते हैं इसी में, जब x की जगह हम अनंत रखेंगे, देखो जब लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट कैसे चेंज करते हैं, x की जगह रखेंगे अनंत बराबर, और r ऐसे ही रहेगा, तो टेन थीटा बराबर मान गया, इस r का भाग लगाओगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, r का भाग लगाने पर तो ये अनंत रहेगा बराबर टेन थीटा, ये टेन थीटा। अब अनंत किसका मान होता है टेन थीटा में, टेन थीटा में ये होता है टेन 90 का मान होता है π/2, टेन 90 का मान यानी टेन थीटा बराबर, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, थीटा बराबर निकला π/2। ये देखो पहली लिमिट निकल आई। इसी प्रकार से माइनस हम रखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस के अनंत बराबर आर टेन थीटा, तो इसका मान भी जब हल करके निकालोगे तो थीटा बराबर यहाँ निकल आएगा माइनस के π/2। तो ये लिमिट हो जाएगी, ये लिमिट चेंज हो गई। अब ये मान हम इसमें रखते हैं, इस समीकरण में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो हो जाएगा ई बराबर लैम्डा आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिमिट चेंज हो गई माइनस के π/2 से π/2। अब देखो लिखते हैं तो dx की जगह क्या मान लिखा जाएगा, dx की जगह लिखेंगे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी लिखा जाएगा r सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा लिखेंगे, और बटे में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/, तो एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, एक्स की जगह लिखना है आर टेन थीटा, तो लिखेंगे आर टेन थीटा प्लस के, ये हो जाएगा आर स्क्वायर लिखा है ऐसे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये एक्स का मान हमने लिखा, तो ये स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। होल पावर इसकी चल रही है 3/2, तो ये हमने
मान रख दिए यहाँ पर। अब रखने के बाद में इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ई बराबर, देखो एक प्रगुण होता है, प्रगुण लगता है। प्रगुण क्या लगेगा कि जब दोनों लिमिट क्या हो, समान हो तो 2 बाहर आ जाता है और यहाँ 0 हो जाता है और यहाँ पर जो लिमिट है वही बनी रहती है। तो देखो प्रगुण लगाते हैं। प्रगुण से तो ये हो जाएगा लैम्डा आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैथ में होती है प्रगुण से। तो देखो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और ये लिमिट क्या हो जाएगी, अब 0 से ये हो जाएगी π/2। हमने प्रगुण लगाया है यहाँ पर। तो देखो इससे अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इन दोनों से कॉमन है, इन दोनों से कॉमन क्या है, आर स्क्वायर कॉमन है। देखो आर स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे, ये आर स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों से, और होल पावर कितनी चल रही है, 3/2 होल पावर चले, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, आर की पावर 3 निकल के आएगा बाहर, आर की पावर 3 निकलेगा बाहर। तो हमने कॉमन ले, ये हो जाएगा आर क्यू यहाँ से, और यहाँ 2 प्रगुण लगाएंगे तो ये 2 बाहर आएगा। इसको हम लिखेंगे π/2, कहाँ से, 0 से। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ हमने कॉमन ले लिया था, ये बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये आर, एक ये आर है, इस आर को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर। अब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा केवल सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, और बटे में देखो क्या बचा है, बटे में बचेगा यहाँ टेन थीटा बचेगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बचा, और प्लस के 1 पावर 3/2 होल पावर। देखो इसको हल करेंगे, यहाँ से ये 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो ई बराबर क्या आएगा, ई बराबर लैम्डा बटे में 4 पाई, ये 2 से ये 2 बार काट भी देते हैं तो ये आ गया, यहाँ आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनटू में यहाँ देखते हैं तो ये समाकलन 0 से π/2। अब यहाँ पर ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे रहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में, देखो ये त्रिकोणमिति में पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की होल पावर कितनी चल रही, 3/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल हो गए तो आया ई बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ बचा क्या, π/2, भाई लिमिट लग देते हैं 0 से π/2। अब देखो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में, ये बन गया सेक क्यू थीटा। देखो सेक क्यू थीटा से इसको हम काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा, ये घात कटेगी, तो ये आ जाएगा ई बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा बचेगा, ये केवल सेक थीटा ऊपर जाएगा, कॉस थीटा हो जाए, यानी 0 से π/2 लिमिट, ये बन गया कॉस थीटा डी थीटा। ई बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो इसको कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा, और लिमिट 0 से π/2। अब रख देते हैं लिमिट, लिमिट रखेंगे तो ई बराबर लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में ये पहले अपर लिमिट रखी जाती है साइन π/2 माइनस के साइन 0। तो देखो साइन π/2 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, तो 1, तो इसको ई बराबर आ जाए लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोष्टक में 1 माइनस के 0। अब इसको देखो यहाँ देख लेते हैं, तो ई बराबर गुणा कराओगे तो आ जाए लैम्डा बटे में, सॉरी एक आर ये छूट गया है, आर नहीं लिखा है, ये आर यहाँ लिखते जाएं, ये आर, तो लैम्डा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आया। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा बटे में आर, न्यूटन प्रति कूलम। यही देखो गॉस की प्रमेय का यूज करके निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये देखो बिना गॉस की प्रमेय का प्रयोग किए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं इस तरीके से।